स्टैटिस्टिकल का आज हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स हम देखने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल हम देखने वाले हैं बेसिकली एनर्जी स्टेट्स पे या एनर्जी लेवल पे। तो क्योंकि अगर खुद थोड़ा प्रीवियसली मैं रिवाइज करा दूं, जैसे अपन ने रेसिडुअल एनर्जी, है ना, रेसिडुअल एनर्जी का जो फॉर्मूला देखा था S इज इक्वल टू के बी एल एन डब्ल्यू, और जिसमें हमने W को बताया था इट इज डिफरेंट माइक्रो स्टेट्स ऑफ पार्टिकल या अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स या ओरिएंटेशन ऑफ पार्टिकल्स, या हम सीधे शब्दों में ये भी कह सकते हैं माइक्रो स्टेट्स ऑफ पार्टिकल्स, या फिर डीजेनरेसी ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स कोई भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, सिंपलेस्ट यूनिट जो होती है माइक्रोस्कोपिक यूनिट वो भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। तो इट इज रिलेटेड टू पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स। और मैंने आपको बताया था डब्ल्यू की वैल्यू निकालना, और ये भी बताया था कि डब्ल्यू की वैल्यू निकालना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिफरेंट यहाँ पे जो रेसिडुअल एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो बेसिकली डिपेंड करता है डब्ल्यू पे। और डब्ल्यू जो है इट इज बेसिकली द अरेंजमेंट और ओरिएंटेशन ऑफ माइक्रोस्टेट ऑफ पार्टिकल्स या डीजेनरेसी ऑफ पार्टिकल्स। अगर हम डीजेनरेसी बोलते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि एक ही लेवल पे कितने पार्टिकल्स उपस्थित हैं या प्रेजेंट हैं। ठीक है, सो ये हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था। किसी को अगर थोड़ा कंफ्यूजन है तो वो अपना पार्ट 1 देख सकता है। आज हम पार्ट 2 देखने वाले हैं, और पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन दिया था पार्ट 1 में आपको, कि इस मॉलिक्यूल का, ये जो मॉलिक्यूल है इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन या अरेंजमेंट या ओरिएंटेशन इस मॉलिक्यूल की कितनी हो सकती है। तो इसका आंसर्स आप लोगों ने देख लिया होगा, इसकी वैल्यू W इज इक्वल टू 1 होती है। ठीक है ना, क्योंकि कैसे 1 होती है, क्योंकि देखो ये हाइड्रोजन या तो इस तरफ जाएगा, ये या फिर इस तरफ जाएगा। तो कहने का मतलब, अगर ये आप इमेजिन करिए, क्योंकि दोनों जन तो हाइड्रोजन ही है, अगर ये H है और ये HB है तो ये हाइड्रोजन ही है ना। तो अगर ये इस तरफ गया और ये इस तरफ गया मीन्स रोटेट कर गया, तो मैंने इसको HB लिख दिया, मॉलिक्यूल पूरा रोटेट किया अपने एक्सिस पे। एंड अब आप देख सकते हो ये इस तरीके का हो गया, तो दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी हैं, इसीलिए जो भी अरेंजमेंट होगा W का वो 1 होगा। ठीक है, उसका एक और रीजन है कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री में है, ये लीनियर है, इसमें POS है। और अगर ये लीनियर मॉलिक्यूल है तो डेफिनेटली, और हाइड्रोजन दोनों सेम है, तो ये क्या होगा, आपका W की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ओके देन लेट अस सी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, बॉन्ड रोटेशन से हमें ओरिएंटेशन मिल रही है। किससे मिल रही है, बॉन्ड रोटेशन से। सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग ओनली W इज इक्वल टू 1 फॉर दिस, जिसके आधार पे इस मॉलिक्यूल की S की वैल्यू, जो कि एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, वो हम निकाल सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर क्लासिकल की बात करते हैं तो वो मैक्रोस्कोपिक के टर्म्स में होता है, और अगर हम क्वांटम की बात करते हैं तो हम उसमें माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। तो जो ब्रिज इन दोनों को कनेक्ट करता है वो है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। और ये एवरेजिंग प्रोसेस जो होता है, जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज से मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का कंक्लूजन निकालते हैं, फाइनलाइजेशन करते हैं, इसको, इस एवरेजिंग प्रोसेस को, इस कनेक्टिंग ब्रिज को हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। और इसीलिए हमें W समझना बहुत जरूरी है। और अगर हमने W समझ लिया कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, अरेंजमेंट क्या है, तो उसके आधार पे, किसका अरेंजमेंट, किसका ओरिएंटेशन, पार्टिकल्स का, तो उसके आधार पे हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स। तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स के। क्या मतलब समझ रहे हैं आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल का? मतलब अगर आपको पार्टिकल्स गिवन है, इफ पार्टिकल्स आर गिवन टू यू, okay, if particles are given to you, how you are going to find out W? ठीक है, मतलब अगर आपको पार्टिकल्स दिया हुआ है और आपको W निकालने को बोल रहा है, if particles are given and question is that you have to find out W, तो इस चीज को, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स। क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स। मतलब पार्टिकल्स का अलग अलग स्टेट में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है।
क्योंकि W का मतलब क्या था, अरेंजमेंट, ओरिएंटेशन, या माइक्रो स्टेट ऑफ पार्टिकल, या डीजेनरेसी ऑफ पार्टिकल। तो पार्टिकल भाई हर स्टेट में या अपनी ही स्टेट में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिससे उसकी वैल्यूज को इवेल्युएट किया जा सके मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के लिए, या इन पार्टिकल्स का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, अल्टीमेटली W की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, और यही क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अपन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, और हमेशा याद रखिए कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल होता है, मतलब जिसके बेस पे हम W निकालते हैं, जिसके आधार पे, वो दो तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, जैसे मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है। फर्स्ट इज डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल और सेकेंड वन इज इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। ठीक है, एक आपका होता है डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल और दूसरा होता है आपका इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। अगर हम डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल बोलते हैं तो उसका क्या मतलब है? डिस्टिंग्विशेबल क्या होता है? जिसको आप डिस्टिंग्विश कर सकें, जिसके बीच में आप डिफरेंस बता सकें। और इनडिस्टिंग्विशेबल क्या हो गया? जिसके बीच में आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता सकते, मतलब डिफरेंस नहीं बता सकते। जैसे कि एक राउंड है, एक सर्किल है पार्टिकल, मान लो सर्किल शेप का है, दूसरा पार्टिकल भी सर्किल शेप का है और दोनों ही सेम है, ये भी ए है और ये भी ए है, और दो हैं अगर ये संख्या में, यहाँ पे नंबर में, तो क्या आप इन दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग बता सकते हैं? नहीं, आप तो यही कहोगे कि ये एक जैसे ही है, राइट। काउंटिंग काउंटिंग कर सकते हैं, बट बेसिकली हम इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, इनको बता नहीं सकते कि ये दूसरा है, ये दूसरा पार्टिकल। अगर मैं आपके सामने पहले ए ले आऊं, एक बॉल ले आऊं, फिर दूसरी बॉल में बी ले आऊं जो भी सेम है ए की तरह, तो आप नहीं बता पाओगे ए और बी के बीच में डिफरेंस, तो इसको बोलेंगे इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल का मतलब ये हो गया ऐसे पार्टिकल जिनको देख करके या उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंस बता सकते हैं, अंतर बता सकते हैं। जैसे कि ट्रायंगल और राउंड, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं शेप का, कि अगर एक पार्टिकल राउंड है, एक ट्रायंगल है, तो इमेजिन करिए, तो आप इन दोनों को आसानी से देख के बता सकते हैं कि ये एक ट्रायंगल है और दूसरा क्या है, एक सर्किल। तो इस तरह के पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, जिनको देख करके हम पता कर सकते हैं या उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पे हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं या डेफर कर सकते हैं। ठीक है, और इसको अच्छे से समझने के लिए अब इन पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन माइक्रो एनर्जी लेवल्स या माइक्रो स्टेट्स में किस तरीके से हो रहा है, ये अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं। अब मैं इन पार्टिकल्स को इसमें डिस्ट्रीब्यूट कराना चाहूँ, तो इन पार्टिकल्स का इन एनर्जी लेवल पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है, ये हमको समझना जरूरी है। ठीक है, तो पहला हम बेस देखेंगे अपना डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल का, दूसरा हम देखेंगे डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल का। मतलब अगर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, हाँ, जिनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और वो अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो किस तरीके से हो रहे हैं, और अगर इनडिस्टिंग्विशेबल डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो फिर वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। सबका अपना अपना तरीका है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद इट, और हम इसको देखते जाते हैं किस तरीके से ये हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इसकी जरूरत हमें क्यों है? हमें माइक्रो स्टेट्स में मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कराना है, तो हम किस आधार पे कर सकते हैं इस चीज को, मतलब हमें क्यों जरूरी है इनको स्टडी करना, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल या इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को, व्हाई इट इज नेसेसरी, बेसिकली द क्वेश्चन इज दिस। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। क्यों जरूरी है, मैं एक छोटी सी चीज यहाँ बता देती हूँ, फिर उसको मैं मिटा दूंगी। हम थोड़ा पीछे जाते हैं वापस, क्लासिकल और क्वांटम। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पार्ट 1 में बताया था कि ये स्टडी होती है मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, और ये स्टडी होती है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, पहला पॉइंट। ठीक है, सेकंड, हम जानते हैं कि क्लासिकल में एनर्जी के फ्लो को हम कहते हैं एनर्जी कैसी होती है इसमें, कंटिन्यूअस होती है। कैसी होती है? कंटिन्यूअस। और क्वांटम में हम क्या कहते हैं, एनर्जी जो होती है वो डिसकंटिन्यूअस होती है या क्वांटिनाइज्ड होती है, या क्वांटिनाइज्ड का मतलब हो गया डिसकंटिन्यूअस, सतत नहीं होता, गैप गैप में होता है। मतलब अगर मैं लेवल्स बनाऊं, अलग अलग एनर्जी लेवल, जिसमें मान लीजिए पहली n की वैल्यू 1 है,
दूसरी n की वैल्यू 2 है, इस तरीके से n की वैल्यू 3 है लेवल की, ठीक है। अब हमने क्वांटम में पढ़ा हुआ है n की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती एज पर द क्वांटम थ्योरी, एज पर द क्वांटम थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। n की वैल्यू 1 है अगर, तो e की वैल्यू कितनी आ जाती है, हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूले के हिसाब से n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला था हमारा। अगर आपने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी है तो आप इस चीज को अच्छे से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर पे अगर n की वैल्यू 1 है तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू 1, तो e इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट होता है h स्क्वायर, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, फिर 8 ml स्क्वायर डिस्टेंस, ठीक है, या लेंथ, ठीक, ये फॉर्मूला होता है। इसके बेस पे हम n अगर e इज इक्वल टू 2, n की वैल्यू 2 है तो n स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 4 h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। उसी तरीके से e की वैल्यू अगर मान लीजिए 3 है तो 3 और ये क्या हो जाएगा आपका 9 h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि पार्टिकल इस लेवल से इस लेवल पे जा रहा है, या इस लेवल से इस लेवल पे जा रहा है, या इस लेवल से इस लेवल पे भी जा रहा है, बट इस पूरे दौरान जब ये यहां से लेके यहां तक जा रहा है, यहाँ पे हमें वैल्यूज को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस बताता है कि ये क्वांटिनाइज्ड है, यहाँ पे हम पता लेंगे कि एनर्जी लेवल चेंज हुआ है, इस बीच में क्या वैल्यूज है ये हम नहीं पता लगा सकते, ये माइक्रो स्टेट्स की वैल्यू होती है जिसको हम ऐसे पता नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर भी अगर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है तो उनमें डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है, इसलिए हमारा समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज मिल करके फाइनली मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी बताती हैं किसी भी सिस्टम की, ठीक है। तो इसीलिए हमारा इसको पढ़ना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको डिलीट करते हैं एक बार। लेट मी डिलीट ऑल इन स्लाइड, ओके नाउ, ओके चलिए हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। अब मैंने डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल बोले हैं, मतलब अगर मैं अपने समझने के लिए दो गोले बना रही हूँ, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो हम इसको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, हाँ, सेम हो जाएंगे, इनडिस्टिंग्विशेबल हो। अगर डिस्टिंग्विश करना है तो एक को मैं क्या कर दूंगी, शेड कर दूंगी, मतलब ये मानने के लिए कि एक शेडेड वाला है और एक सर्किल है, तो ये दोनों कैसे हो गए। अब आप बता सकते हो ये ब्लैक वाला सर्किल जो है ये व्हाइट वाले सर्किल से अलग है, तो ये क्या हो गए, डिस्टिंग्विश हो गए, ठीक है, हमने डिफरेंस बता दिया देख करके, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों किस तरीके के पार्टिकल्स हो गए, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, ठीक है। हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखने वाले हैं माइक्रो स्टेट्स पे, ठीक है, हम इसी वैल्यू को समझने जा रहे हैं। अब हमारे पास ये है कि हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कराना चाह रहे हैं, एंड वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस पार्टिकल, वी आर ट्राइंग टू डिस्ट्रीब्यूट, मतलब बांट रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग माइक्रो स्टेट्स पे, ट्राइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इट इन मेनी वेज, कई तरीकों से हम इसको अलग अलग माइक्रो स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ दिखाएंगे। तो पहला केस देख लेते हैं, केस 1। इसमें हम एक कंडीशन लेके चल रहे हैं, पहले डिस्ट्रीब्यूशन नो रिस्ट्रिक्शन, मतलब हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है। अगर माइक्रो स्टेट्स हैं, मान लीजिए ये 3 माइक्रो स्टेट्स हैं, तो इन तीनों माइक्रो स्टेट्स में, ये 3 क्या है, माइक्रो स्टेट्स हैं, अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। और इन तीनों एनर्जी लेवल्स पे ये जो दो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल ये किसी भी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रह सकते हैं, मतलब दोनों चाहे तो एक में रह सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका, दोनों चाहे तो अलग अलग रह सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तीसरा तरीका, दोनों चाहे तो एक ही लेवल पे रह सकते हैं बीच वाले, मतलब हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है, हमने कोई भी रूल नहीं लगाया यहाँ पे, हम बिना रूल के हम ये मान रहे हैं कि किसी भी माइक्रो स्टेट में ये पार्टिकल किसी भी तरीके से रह सकते हैं। और क्या तरीका हो सकता है इनके अलावा, हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि ये दो पार्टिकल जो डिस्टिंग्विशेबल हैं, जिनको देख के इनका डिफरेंस पता चल रहा है, ये मान लो सबसे ऊपर भी है ना। और कैसे रह सकते हैं, एक यहाँ रह सकता है और एक यहाँ रह सकता है ना। और क्या तरीके हैं, कई तरीके हैं, आप डिफरेंट तरीके निकाल सकते हो इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के, लेकिन किसी पॉइंट तक ही ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, वरना रिपीट होने लगेंगे, आप कितना भी कोशिश कर लो फिर ये रिपीट होने लगेंगे।
एक यहाँ है, एक यहाँ है। आप देखो कितनी सारी स्टेट्स बनती जा रही हैं। अब मैंने व्हाइट वाले को ऊपर कर दिया, है ना, ब्लैक वाले को यहाँ कर दिया। और क्या हो सकती है? कई हो सकती हैं, आप अपने हिसाब से करो। एक राउंड ऊपर हो गया, एक काला वाला यहाँ हो गया, है ना। और क्या हो सकता है? देखो काला वाला मैंने एक यहाँ नीचे बना ही दिया था, एक ही बना दिया। आई थिंक मैंने सारे बना दिए, काउंट करिए 1 2 3 4 6 7 8 9। तो मैंने यहाँ पे 9 अरेंजमेंट्स दिखाई हैं और इससे ज्यादा बनेंगी नहीं मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट्स हैं ये किस आधार पे होनी चाहिए? ठीक है, हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया। बॉल्स, मैं बॉल्स बोल रही हूँ या पार्टिकल बोल दो, ये पार्टिकल्स जो हैं डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल किसी भी तरीके से किसी भी माइक्रोस्टेट में रह सकते हैं। ठीक, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें कितने थे? नंबर ऑफ डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल कितने थे? देख लेते हैं कितने हैं। मैं इसको n ले रही हूँ और इसकी वैल्यू 2 हो गई। भाई हमने 2 लिए थे ना शुरू में, n इज इक्वल टू 2। ठीक, अब कितनी माइक्रोस्टेट्स हमने कंसिडर करी इस एग्जाम्पल में, केस 1 के अंदर? नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी ली हमने? अब काउंट करो माइक्रोस्टेट्स, मैंने कहा ना ये तीनों माइक्रोस्टेट्स हैं, तो माइक्रोस्टेट्स इज इक्वल टू 3। और बेसिकली माइक्रोस्टेट्स को हम m बोलते हैं। क्या बोलते हैं? m बोलते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है इनकी वैल्यू निकालने के लिए, एंड दैट इज w। फाइनली हम क्या कर रहे हैं, मैंने क्या बताया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल देख रहे हैं। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या हो गया, माइक्रोस्टेट में पार्टिकल किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट मीन्स पार्टिकल्स आर गिवन टू यू, एंड डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको पार्टिकल का देखना है तो वो वैल्यू w के समान है। तो अंडरस्टूड सी बात है, W का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल कहलाता है ये, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल DOP, शॉर्टकट में लिख दिया मैंने MN। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। आप इसको कैपिटल N भी लिख सकते हैं, कई बुक्स में कैपिटल N भी है, तो यू कैन फॉलो कैपिटल N ऑल्सो। तो ये फॉर्मूला है किसके लिए? इसकी वैल्यू निकालिए, M की वैल्यू क्या आ गई 3, यहाँ पे गिवन हमने निकाला, और 3 माइक्रोस्टेट कंसिडर की थी, 2 पार्टिकल थे 2, तो इसमें भी आंसर क्या आ रहा है 9। और हमने बनाई भी है, बना के भी देखी है, और वो क्या आ रही है 9 आ रही है। ठीक है, तो दैट मीन्स W की वैल्यू क्या आ गई इस माइक्रोस्टेट के एग्जाम्पल के लिए, 9 आ गई। और इस तरह का क्वेश्चन आता है कि डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स है और आपको 3 माइक्रोस्टेट दी हुई है और 2 पार्टिकल हैं, तो बताइए W की वैल्यू क्या होगी? W मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल क्या होगा? अच्छा, अब तुम लोग से अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया, मान लो क्वेश्चन आया नंबर ऑफ स्टेट्स माइक्रोस्टेट्स फॉर पार्टिकल distribution is equal to 5 and number of particle are 2, find out W, फाइंड आउट W बोला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल, फाइंड आउट DOP, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल। तो आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन क्लियर होनी चाहिए, ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि हम, अगर आपको नहीं बताया गया है क्वेश्चन में कि डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल की बात कर रहे हैं कि इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल की, मतलब हम ऐसे पार्टिकल की बात कर रहे हैं जिनको हम देख के डिफरेंस बता सकते हैं, उन पार्टिकल के लिए पूछ रहे हैं कि जिनको देख के हम डिफरेंस नहीं बता सकते, तो हमेशा याद रखिएगा वो डायरेक्टली डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल की बात कर रहा होगा। मतलब क्वेश्चन में अगर ये मेंशन नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल निकालना है डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल का या इनडिस्टिंग्विशेबल का, किसका निकालना है, और क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है, तो आपको ये मान के चलना होगा कि आपको डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल दिए गए हैं, जरूरी नहीं है। और अगर इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल वो देंगे तो वो क्वेश्चन में बताएंगे, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या होगा, हमारे सीधा दिमाग में आएगा W इज इक्वल टू MN, तो 5 2 25, सीधा आंसर आ गया। भाई कई माइक्रोस्टेट्स बनती हैं, कम वैल्यूज होती हैं तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए माइक्रोस्टेट 5 हो गई और नंबर ऑफ पार्टिकल 10 हो गए तो निकालना भारी मुश्किल का काम है। इसीलिए हम ऐसे ड्रॉ कर करके नहीं निकाल सकते, तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला होता है जिसके बेस पे निकाला जाता है। ठीक है, वैल्यूज को निकाला जाता है। लेट अस सी, लेट मी शो यू समथिंग। तो इसके लिए एक फर्स्ट केस में, नो रिस्ट्रिक्शन वाले केस में, अगर हम, नो रिस्ट्रिक्शन का मतलब जब हमने माइक्रोस्टेट्स
माइक्रो स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल जो लिए हैं, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल लिए हैं, और वो किसी भी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट अगर हो सकते हैं तो उस तरीके के केस को नो रिस्ट्रिक्शन कहा जाता है, और उसके लिए W की वैल्यू कैपिटल M डिवाइडेड इन द पावर, सॉरी, विद द पावर n होता है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन में डिस्टिंग्विशेबल या इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं लिखा है, पार्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन में तुमसे क्लियरेंसली नहीं बताया गया है, तो आप ये मान के चलिएगा कि अगर वहां पे इनडिस्टिंग्विशेबल मेंशन नहीं है तो आप W की वैल्यू किसके आधार पे निकालेंगे? डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के आधार पे ही निकालेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट। तो ये हमने निकाल लिया फर्स्ट केस। मैं यहाँ फिर से लिख देती हूँ, केस 1, जिसमें हमने नो रिस्ट्रिक्शन ऑन पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट माइक्रो स्टेट्स, हमने कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी और W की वैल्यू जो थी MNI थी, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आपका सेकेंड केस। अच्छा, हम बात किसकी कर रहे हैं अभी? डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हमने इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं पढ़ा है, सिर्फ डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के बारे में पढ़ रहे हैं। और केस 2 देख लेते हैं। केस 2 में क्या हो रहा है? केस 2 में चलिए मैं कंडीशन लेके चलती हूँ केस 2 में, और मैं कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देती हूँ विद सम रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। मतलब मैंने उसमें कुछ रूल लगा दिया विथ रिस्ट्रिक्शन, और मैंने रिस्ट्रिक्शन क्या लगा ला, क्या रिस्ट्रिक्शन लगाया? विथ रिस्ट्रिक्शन में भी कई केस बनेंगे, ठीक है। इसमें तो एक ही केस था विथ रिस्ट्रिक्शन, और रिस्ट्रिक्शन भी किस किस तरीके की? पहला, इफ वन स्टेट कैन ऑक्यूपाई ओनली वन पार्टिकल। अच्छा, एक स्टेट एक ही पार्टिकल अपने में ले सकता है, ठीक है। मतलब मान लो यहाँ पे भी मैंने माइक्रो स्टेट्स माना 3, और नंबर ऑफ पार्टिकल, कौन से पार्टिकल? डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, ठीक है, वो माना मैंने 2। और मैंने यहाँ एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, और उसमें मैंने क्या कहा कि एक स्टेट में एक ही पार्टिकल रह सकता है। तो अब आप इस बात से क्लियरली समझ सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो पार्टिकल का होगा अलग अलग माइक्रो स्टेट में, अब वो एक नियम के तहत होगा कि एक स्टेट में एक ही पार्टिकल एक बारी में रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सॉरी, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, पहले वाले जैसा नहीं है, तो इसका फॉर्मूला भी चेंज होगा W का, तो W की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी, ठीक है ना। तो लेट अस स्टार्ट विद दैट। अगेन मैंने इसमें एक राउंड लिया है और एक मैंने शेडेड लिया है, ये दोनों को आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो, ठीक। अब यहाँ पे मैंने एक रख दिया माइक्रो स्टेट पे, एक नीचे रख दिया और एक ऊपर रख दिया। ऐसे क्यों? क्योंकि मैं एक बारी में क्या कर सकती हूँ, एक ही पार्टिकल को रख सकती हूँ। एक ऊपर हो गया और एक यहाँ पे शेडेड, फिर नीचे चेंज कर दिया। अब मैंने क्या करना है, इसको टॉप पे पहुंचा दिया ऊपर, और इसको सबसे नीचे रख दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे एक ऊपर हो गया और इसको यहाँ पे नीचे करना है, ठीक है। आप बनाते जाओ, आपको एक लिमिटेड मिल जाएगी इस तरीके से, ठीक है। अब एक ऊपर और एक यहाँ पे, आप देखो एक भी रिपीट नहीं हो रही है, ठीक। क्या इसके अलावा कुछ हो सकता है? आप इसके अलावा कुछ करने की कोशिश करेंगे तो वो रिपीट होगा। तो मतलब मैं को अगर काउंट करूं तो W की वैल्यू कितनी आ गई? 1 2 3 4 5 6 आ जाएगी, ठीक है ना। तो W की वैल्यू 6 आ गई। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, हम ये देखते हैं कि किस फॉर्मूले के आधार पे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जरा देखते हैं। W इज इक्वल टू M फैक्टोरियल अपॉन M माइनस N फैक्टोरियल, ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। कितनी माइक्रोस्टेट है यहाँ पे? M की वैल्यू कितनी दी है? 3 फैक्टोरियल अपॉन M की वैल्यू कितनी थी? 3 माइनस N की वैल्यू कितनी थी? 2, और ब्रैकेट क्लोज और फैक्टोरियल लगा दीजिए। अब फैक्टोरियल खोल लीजिए, 3 माइनस 1 1 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो गया, और अल्टीमेटली 1 फैक्टोरियल मीन्स
1 फैक्टोरियल मीन्स 1 और 3 into 2 मीन्स 6। तो देखिए W की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। दैट मीन्स दिस फॉर्मूला इज गिवन फॉर रिस्ट्रिक्शन जब एक स्टेट पे एक ही पार्टिकल रहे। क्लियर? ठीक है, तो मैं इसको एक रेड बॉक्स में कर दे रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इसके बेस पे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया केस 2 का आंसर। वन पार्टिकल कैन ऑक्यूपाई ओनली वन स्टेट, या वन स्टेट इज ऑक्यूपाइड बाय ओनली वन पार्टिकल। ठीक है, चलो मैंने तुमको एक एग्जांपल देना है। ठीक है, मान लो मैंने m इज इक्वल टू क्या कहा, 5 कहा। ठीक है, और n इज इक्वल टू मैंने 8 कहा। अब मैंने तुमसे पूछा इस पूरे सिस्टम के लिए माइक्रो स्टेट बताओ, कंडीशन ये लगा दी ओनली वन पार्टिकल कैन ऑक्यूपाई कैन स्टे, वन पार्टिकल कैन ऑक्यूपाई ओनली वन स्टेट। अब तुम सोचो, मैंने ये कौन सी कंडीशन लगा दी, कौन सा केस हो गया, केस 2 हो गया, 1 1 वाला। ठीक है, तो ये केस 2 है और केस 2 का फॉर्मूला हमको पता है। व्हाट इज द केस 2 फॉर्मूला? आपको क्या फाइंड आउट करनी है, माइक्रो स्टेट्स, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल इन माइक्रो स्टेट्स निकालना है। तो m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल, तो आप इसमें लिख दीजिए 5 फैक्टोरियल अपॉन m हो गया 5, और देखो माइनस में आंसर ऐसे आ रहा है। तो दैट मीन्स माइनस में आंसर आना इज नॉट द थिंग विच कैन बी पॉसिबल, और कैन बी पॉसिबल, लेकिन फैक्टोरियल है तो हम यहाँ पे इस चीज का कंसिडरेशन नहीं दे रहे हैं। तो अगर अपन डेफिनेटली अगर माइनस लगा भी रहे हैं तो 5 ये आ गया, और ये हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये पूरी कट गई। 20 माइक्रोस्टेट्स लगभग इसमें बन सकती हैं, या ये पॉसिबिलिटी होना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से आंसर्स हमको निकालने हैं। अब एक और कंडीशन है, वो कंडीशन ये है, आपको मान लीजिए पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। ठीक है, पार्टिकल्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको कुछ कंडीशंस लगानी पड़ेगी ऑक्यूपेंसी नंबर के आधार पे। तो डिस्ट्रीब्यूशन किस आधार पे होगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के आ जा रहा है। ठीक है, अभी हम इनडिस्टिंग्विशेबल पे नहीं गए हैं, अभी हम डिस्टिंग्विशेबल पढ़े जा रहे हैं। तो एक बी केस बनता है। पहले हमने देखा नो रिस्ट्रिक्शन, फिर हमने देखा विथ रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, और रिस्ट्रिक्शन भी कैसी, वन स्टेट कैन ऑक्यूपाई ओनली वन पार्टिकल। ठीक है, और ऑक्यूपाइड बाय वन पार्टिकल। और अब हम देख रहे हैं अपनी थर्ड केस, या जो भी कह लो, मतलब सेकंड केस का सेकंड पार्ट देख रहे हैं। इसमें इफ रिस्ट्रिक्शन लगा है, विथ रिस्ट्रिक्शन, केस 2 ही है ये, पर उसका सेकंड वर्जन है। इफ ऑक्यूपेशन नंबर इज गिवन, अगर आपको ऑक्यूपेंसी दी हुई है, ऑक्यूपेंसी का मतलब क्या हुआ, ऑक्यूपेंसी का मतलब होता है जो भी पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी स्टेट में हैं, मतलब किस तरीके से प्रेजेंट हैं। ठीक है, वो उसका ऑक्यूपेंसी नंबर है। जैसे मान लो आपको ऑक्यूपेंसी नंबर दिया हुआ है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक यहाँ पे बनाया, 2 यहाँ पे बनाए और 3 पार्टिकल यहाँ पे बनाया, तो इसमें इस स्टेट पे कितने पार्टिकल ऑक्यूपाइड है, 1। इस स्टेट में कितने पार्टिकल ऑक्यूपाइड है, 2। इस स्टेट में कितने पार्टिकल ऑक्यूपाइड है, 3। तो ऑक्यूपेंसी नंबर इसका क्या हो गया, ओ नंबर। इसका हो गया, इस तरह से कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं, और इसमें आप लिख सकते हो 3 नीचे है ना, तो नीचे से लिखेंगे 3,2,1। तो ये इसका क्या हो गया, ऑक्यूपेंसी नंबर, कि हमें पता चल गया कि पहली स्टेट में 3 पार्टिकल हैं जैसे यहाँ दिख रहे हैं, दूसरी स्टेट में 2 पार्टिकल है जो यहाँ दिख रहे हैं, और पहली स्टेट में 1 पार्टिकल है जो यहाँ दिख रहा है। एग्जाम्पल है ये। तो इफ ऑक्यूपेंसी नंबर इज गिवन, अगर ऑक्यूपेशन नंबर, ऑक्यूपेशन मतलब पार्टिकल किस माइक्रोस्टेट में कितने नंबर में ऑक्यूपाइड हैं, अगर ये वैल्यू आपको दी हुई है
तो आप W कैसे निकालोगे? सॉरी फॉर दैट। तो आप W कैसे निकालोगे? जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, अगर मान लीजिए M की वैल्यू है 3, क्या है M की वैल्यू 3, N की वैल्यू है 6, N की वैल्यू क्या है 6, और ऑक्यूपेंसी नंबर आपको दिया हुआ है जो मैंने अभी बनाया 3 2 1, मान लीजिए ये दिया हुआ है। अब ये पूछ रहे हैं W निकालो, मतलब किस तरीके से पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है, W की वैल्यू क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल कैसा है, ये आपको मतलब W निकालना है। तो आप पहली कंडीशन बनाएंगे जो मैं ऑलरेडी यहाँ बना चुकी हूँ, आप देख लो, इसमें देखो, इस केस को बनाया मैंने, ये जो है आपका ये ऑक्यूपेंसी नंबर को शो कर रहा है कि 3 नीचे है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो ये वैल्यूज क्या हो गई 3 2 1, कितने नंबर में ईच माइक्रोस्टेट में प्रेजेंट है, ये उसका ऑक्यूपेंसी नंबर हो गया। ठीक है, अब अच्छा, पार्टिकल कैसे, मैंने क्या कहा, हम क्या पढ़ रहे हैं, डिस्टिंग्विशेबल पढ़ रहे हैं ना, जिसको देख के हम विभिन्न प्रकार के हम बता सकते हैं। तो चलो मैं इनका कलर चेंज कर देती हूँ। ये मान लो तुम्हारी लाल बॉल है और ये ऐसे ही है, और ये मैं डार्क कर देती हूँ और इसमें एक ऐसा निकाल देती हूँ, ठीक है, और ये मैं ट्राइंगल बना देती हूँ। ठीक, ट्राइंगल हो गया। चलो मैं यहाँ नीचे बना देती हूँ जिससे आपको इजी होगा। 1 2 3, एक मैंने राउंड बना दिया, एक मैंने डार्क बना दी, एक मैंने ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, इन सबको आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो, एक स्क्वायर हो गया, एक रोम्बस हो गया, है ना, और एक डबल सर्किल हो गया, और एक शेडेड वाला सर्किल हो गया, पर यहाँ पे तो एक ही है, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ये देखो, ठीक है, तो मान लो ये हो गया, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, सर्किल को मतलब ऐसे ऐसे जैसे भी हो गया, ठीक, तो इस तरीके से ये मैं दिखा रही हूँ, ये 1 ये 2 और ये 3 ऑक्यूपेंसी नंबर को शो कर रहा है। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है, इसमें ऑक्यूपेंसी नंबर दिया हुआ है, भाई एक स्टेट में एक ही रह सकता है, पर ये नहीं कहा है कि नीचे वाले में 3 हो, बीच वाले में 2 हो, या ऊपर वाले में 1 ही हो, ऐसा नहीं कहा गया है। बस इतना बता दिया गया है कि एक स्टेट में 3 रह सकते हैं, दूसरी स्टेट में 2 रह सकते हैं, और पहली स्टेट किसी भी एक स्टेट में 1 रह सकते हैं। तो मैं इनको ऐसे भी बना सकती हूँ कि ये तीनों को मैंने ऊपर पहुंचा दिया, इसको यहीं रहने दिया, रोम्बस को, और एक को मैंने नीचे कर दिया, क्रॉस क्रॉस को। ठीक है, और कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, इसको इस तरीके से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक सिंगल वाला मैंने यहीं रहने दिया, इसको इस तरीके से मैंने दिखा दिया, जो भी बोल दो, है ना, और यहाँ पे ये राउंड हो गया, ये शेडेड हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया, इस तरह से हो गया। और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, इस वाले को मैंने वापस ऊपर ले लिया, अभी 3 वाले तुम देखो, ये 3 वाले जो हैं इनको वापस से रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब कैसे भी कर सकती हूँ मैं, इसको यहाँ कर दिया, एक ट्रायंगल को मैं ऊपर भेज सकती हूँ। तो ये आप अपने हिसाब से अरेंज करते जाइए। तो ये एक एग्जाम्पल है ये शो करने का कि ये 3 कैसे भी अरेंज हो सकते हैं, लेकिन कितनी नंबर में अरेंज होंगे इसके लिए भी फॉर्मूला है। तो W इज इक्वल टू क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन पाई लग देते हैं, फैक्टोरियल सॉरी I इन आइंथ लेवल, मतलब पार्टिकल इन आइथ लेवल। फिर आप लिखिए स्मॉल n फैक्टोरियल, और ये मतलब स्मॉल n फैक्टोरियल मींस nth लेवल पे नंबर ऑफ पार्टिकल, और पाए जो है nth लेवल पे, और n मतलब कैपिटल में नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन का फैक्टोरियल। अब ये क्या चीज होती है, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होगा, ऑक्यूपेशन नंबर दिया होगा उसके आधार पे। तो हम एक एक चीज करके देखते जाते हैं कि ये क्या क्या वैल्यूज हैं और ये क्या है। ठीक है, किसके आधार पे ये कैलकुलेशन दिया गया है पाए क्या है, ये कैसे आया, ये क्या फॉर्मूला है ना, इसको समझना जरूरी है। कुछ नहीं है, देखने से आप डरिए मत, बहुत सिंपल सी चीज है ये। W इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन, मैं फॉर्मूले को पाए ith लेवल और स्मॉल n ith लेवल फैक्टोरियल, इसका मतलब ये होता है कि समशन, ठीक है, ni
भाई सारे पार्टिकल्स का समेशन I इज इक्वल टू 0 से लेके 4 के बीच में, ठीक है। मैं ये मान रही हूँ 4 है ना, जो भी आप वैल्यू मानते हो उसके बेस पे आप वैल्यूज को निकालते हो, ठीक है। अगर आप 3 मान रहे हो तो 3 के आधार पे निकाल रहे हो, डिपेंड्स ऑल ऑन योर वे ऑफ टेकिंग। तो इसमें कितने हैं, मान लो मैंने 4 लेवल तक ले लिया, ठीक है। आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू हो गई 0 to 4 हो गई, ठीक है। और तो एन आई का मतलब क्या हो गया, समेशन ऑफ n0 प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4, इस तरीके से बढ़ता जाएगा, ठीक है। पाई का मतलब क्या है, पाई I4 इज इक्वल टू, पाई का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे पाई का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन। अब इसका मतलब ये हो गया एन आई, ठीक है, इज इक्वल टू n0 इंटू n1, समझ गए, इंटू n2 इंटू n3 इंटू n4, इस तरीके से बढ़ेगा। तो ये वैल्यू का समशन मतलब होता है और ये वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है। होती वही चीज है, n को डिफरेंट हर लेवल के, हर माइक्रोस्टेट लेवल के नंबर ऑफ पार्टिकल्स को यहाँ मल्टीप्लाई किया गया है और यहाँ पे समशन किया गया है। तो ये मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म है और ये समशन वाली टर्म है। क्लियर विद दिस? ओके, चलिए इतना क्लियर हुआ। तो ni को मैं कह सकती हूँ कि इट इज बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ith स्टेट, ठीक है। तो अब W की वैल्यू क्या होनी चाहिए, W की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फॉर्मूला मैं फिर से लिख दे रही हूँ। तो कितने हमारे पास n की वैल्यू थी, पार्टिकल्स कितने थे, 6 थे, यहाँ पे हमने 6 लिए थे, n इज इक्वल टू 6। हमारा क्वेश्चन क्या था, m इज इक्वल टू 3 था, n इज इक्वल टू 6 था, ऑक्यूपेशन नंबर कितना दिया हुआ था, 3 2 1, दैट्स इट। बस अब उसके आधार पे निकालिए, ये 6 फैक्टोरियल अपॉन पाई। अभी मैंने आपसे कहा मल्टीप्लिकेशन टर्म्स के बेस पे लिखते हैं और इसको क्या बोलते हैं, समशन टर्म्स के बेस पे लिखते हैं। तो बेसिकली ये वैल्यू क्या होती है, ये ऑक्यूपेशन नंबर ही होती है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, ठीक। अब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1। अब 1 का तो कोई मतलब नहीं है ना, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 2 6 5 30, 30 इंटू 2 दैट इज 60। तो देखो W की वैल्यू क्या आ गई, 60। तो इसको देख के कंफ्यूज मत होना भाई, ये बेसिकली ऑक्यूपेशन नंबर को ही बता रहा है। मैंने आपको टेक्निकली बता दिया कि पाई का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है और एन आई का समेशन जो वैल्यू है वो प्लस एडिशन वैल्यू है। तो ये जो भी एडिशन वैल्यू आ रही है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्टीमेटली वो ऑक्यूपेशन नंबर ही होता है, ठीक है। और ऑक्यूपेशन नंबर हर लेवल वाला, आइथ लेवल पे, तो आइथ लेवल पे क्या है, थर्ड, एक 3 है एक लेवल पे, एक लेवल पे 2 है, एक लेवल पे 1 है, इसलिए मैंने डायरेक्टली इसको लिख दिया है, ठीक है। तो 60 निकल गया। अब मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। ऑक्यूपेशन नंबर आपको दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है किसी अरेंजमेंट के लिए 5,4,2 और आपको m बताया गया है 3, ठीक। और n कितने होंगे, 5 9 10 11, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 11 है, ठीक। 3 चलो माइक्रोस्टेट्स बढ़ा देती हूँ, 4 कर देती हूँ, ठीक है। माइक्रोस्टेट 4 है और n की वैल्यू आपकी 11 है। ऑक्यूपेशन नंबर आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसके लिए W की वैल्यू निकालिए और डेफिनेटली हम डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं। कैसे पार्टिकल का, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स का। तो ऑक्यूपेशन नंबर जहां दिया तो आपके दिमाग में क्लियर आ जाना चाहिए और मेरा फॉर्मूला क्या होगा, एन रेशियो पाई मतलब n फैक्टोरियल अपॉन पाई फैक्टोरियल एन आई, यहाँ फैक्टोरियल नहीं आएगा, पाई आई इंटू एन आई फैक्टोरियल। और ये वैल्यू क्या है, ऑक्यूपेशन नंबर ही है, तो जस्ट वैल्यू डालिए और आंसर निकालिए। W इज इक्वल टू, एन की वैल्यू आपको पता है 11 फैक्टोरियल अपॉन
इसकी वैल्यू क्या है, ये ऑक्यूपेशन नंबर ही है, तो आप लिख लो 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये आ जाएगा आपका 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, अब 5 तक है, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मैंने पूरा ही लिख दिया है समझने के लिए, और 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर इंटू 4, यही तो किया ना आगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, तो ये ऐसे कैंसिल, ये कैंसिल, फिर क्या कैंसिल, ये 4 कैंसिल, ये 4, ये 3, ये 3। उसी तरीके से 4 से ये 2 टाइम्स गया, इसको कैलकुलेट कर लेना, ये 2 आया, फिर ये 2 कैंसिल, और ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे 2 आया, फिर ये 2 और ये 2 कैंसिल। आप देखो सारी वैल्यूज नीचे की कैंसिल हो गई। अब 11 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5, अब ये आपका आंसर आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका जो आंसर आया W की वैल्यू निकल गई, अगर ऑक्यूपेशन नंबर दिया है। और मैंने आपको पहले कहा, अगर आपको सारी वैल्यूज दी हुई है, ऑक्यूपेशन नंबर, M N, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और आपको ये नहीं बताया है कि किस टाइप का पार्टिकल है, डिस्टिंग्विशेबल है या इनडिस्टिंग्विशेबल, तो आप हमेशा क्या मान के चलेंगे, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल मान के चलेंगे, ठीक है ना। अब आपको समझ में आया होगा कि ये मल्टीप्लीकेशन जो दिखा रहा है ना, ये इसी मल्टीप्लीकेशन को फैक्टोरियल में शो कर रहा है, ठीक है। ओके, अब मान लीजिए नेक्स्ट केस है आपका डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल में ही हम देख रहे हैं। अगर ऑक्यूपेशन नंबर आपको निकालना पड़ेगा, मान लीजिए, तो m इज इक्वल टू 3 दिया हुआ, मान लो n इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, और आपसे पूछा है कि ऑक्यूपेशन नंबर मतलब W निकालना पड़ेगा, सॉरी हम W ही तो निकाल रहे हैं अब तक, और ऑक्यूपेशन नंबर आपको 2 दिए हुए हैं, आई एम वेरी सॉरी, ऑक्यूपेशन नंबर आपको 2 दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है 3 2 1 और एक दिया हुआ है 2,2,2, मतलब समझ रहे हो आप, ये ABC है, ये MNO है, मैं ऐसा मान लेती हूँ, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन नंबर दिया हुआ है, पूरा सिस्टम दिया हुआ है, हमें हमें W की वैल्यू निकालनी है कि पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है। तो ऐसे के लिए W का जो फॉर्मूला हो जाएगा, उसमें हम, अब देखो इसमें तो एक ही वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर दे रहे थे, और हमारा आंसर ऑक्यूपेशन नंबर ये मान करके हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले में ऑक्यूपेशन नंबर का फैक्टोरियल लिख दे रहे थे, और हमारा आंसर आ जा रहा था। लेकिन जहां दो लेवल्स पे अलग अलग बात हो रही है डिस्ट्रीब्यूशन की, तो कैसे निकालोगे, तो उसके लिए कुछ नहीं है, इसके लिए आपको फॉर्मूले में जरा सा चेंज करना है, आगे वाले n फैक्टोरियल अपॉन, उसमें सीधा लिख दो a फैक्टोरियल, b फैक्टोरियल, c फैक्टोरियल, सेम थिंग, प्लस n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, o फैक्टोरियल, बस खत्म। अगर ये इसको मैं हाइड कर देती, तो ये सिंगल वाला फॉर्मूला एक ही फैक्टोरियल का ऑक्यूपेशन नंबर के बेस पे आंसर ले आता W का, लेकिन क्या क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्यूपेशन नंबर दिए हुए हैं, तो इनको जोड़ करके आप आंसर निकालोगे, राइट। तो चलिए करते हैं W की वैल्यू, इसके लिए W इज इक्वल टू, पहला क्या है, पहले में नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखो दोनों में सेम है, बट स्टेट्स अलग अलग हैं, तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल आ गया, अपॉन A की वैल्यू क्या है, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू तो सेम है ना, दोनों में सेम ही है, गिवन है ये, और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यू कैन सी दैट। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसकी आंसर मैंने पहले निकाल दी है, आपने देखी होगी, यहाँ पे मैंने 60 निकाली थी, तो मैं इसको डायरेक्टली क्या कर देती हूँ, इस फॉर्मूले में W इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो 60 आएगा, प्लस इसका अपन निकाल लेते हैं, 6 इंटू 5 प्लस सॉरी इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, यही है, मतलब 3 बार 2 आ गया। 1 को लिखने का कोई सेंस नहीं होता, बट क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए मैं लिख दे रही हूँ। तो आपका आंसर कितना आ गया, 60 प्लस ये कितना है, 50 और 6 5 जा 30, 30 और इंटू 3 90, अब इनको जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 150। तो W की वैल्यू क्या आ गई, 150। क्लियर विद दिस। तो ये हमने क्या निकाला, जब 2 ऑक्यूपेशन नंबर देंगे तो ये कंडीशन होगी, ठीक है, ठीक।
तो चलिए ये टॉपिक अपन का यहाँ पे खत्म होता है। कल मैं एक सवाल आपको और दूंगी, फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगी। अभी तक हम क्या देख रहे थे? डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे थे। इसके बाद एक क्वेश्चन और होगा जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में मोस्टली करवा दूंगी, और उसके बाद हम डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल देखेंगे। इसको प्रैक्टिस करिए, नहीं समझ में आया तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।